नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग अपना ऑल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज का 19th टेस्ट डिस्कस करेंगे। सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रामदेव मिश्रा टू इंडियन इकोलॉजी वॉज दैट। तो रामदेव मिश्रा जी ये जो हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है इनको। इन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से इसकी पीएचडी डिग्री ली थी। और इन्हीं के प्रयासों की वजह से इस्टेब्लिश द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन इकोलॉजी इंडिया में शुरू किया था, प्रमोटेड इकोलॉजिकल रिसर्च इन इंडिया। तो ये इनका मेन कंट्रीब्यूशन है रामदेव मिश्रा जी का। इसके अलावा इन्होंने नेशनल कमेटी फॉर एनवायरनमेंट फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी इन्हीं के प्रयासों से इस्टेब्लिश हुई थी। और इसी के बाद दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की स्थापना 1984 में हुई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइंटिस्ट से रिलेटेड जो आपको रामदेव मिश्रा जी के बारे में पता होने चाहिए। तो 91 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 189 से लिया गया है। रामदेव मिश्रा पीएचडी इकोलॉजी फ्रॉम लीड्स यूनिवर्सिटी इन यूके। और इसके बाद मिश्रा जी ही वॉज ऑनर्ड द फेलोशिप नेशनल साइंस एकेडमी, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, संजय गांधी अवार्ड भी मिला था, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड नेशनल कमेटी ऑफ द एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन which in later years paved the way for the establishment of Ministry of Environment and Forest 1984। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स से। मैक्रोमोलिक्यूल्स के बाद सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, और इसके बाद ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भी जो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम, ये इकोसिस्टम लेवल पर, इकोलॉजिकल लेवल पर ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। तो कंसिडर द फॉलोइंग statements. Biological organization include levels such as cells, tissues, organs and ecosystem. ये सही है। मैक्रोमोलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द हाईएस्ट लेवल, ये हाईएस्ट लेवल नहीं है, यहाँ से शुरुआत होगी। तो स्मॉलेस्ट लेवल गलत है ये। पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी आर हायर लेवल देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन हायर। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। एक अकेला जो है वो ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल लेवल पर, और अगर इसी तरह के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है तो इसको पॉपुलेशन, और इसके बाद फिर कम्युनिटी नेक्स्ट हायर लेवल।
कम्युनिटी में क्या डिफरेंट स्पीसीज के ग्रुप्स होंगे। तो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स ये पॉपुलेशन, डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप ये कम्युनिटी। कम्युनिटी आर हायर लेवल्स देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल है, सही है ये। बायोम्स आर स्मॉलर यूनिट्स देन इकोसिस्टम, तो बायोम्स जो है ये ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स होते हैं जिनका अपना कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन, क्लाइमेट और वेजिटेशन की वजह से उसका उस पर जो डिपेंडेंट फौना होगा। तो ये यहाँ पर बायोम जो होगा ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स। तो स्मॉलर यूनिट्स ये गलत हो गया, तो यहाँ पर ये पहला सही है और तीसरा सही है। आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, 1 and 3, 92। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 190 से था। 93rd, birth rate and death rate are population attributes and not individual attributes। तो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे बर्थ हो गई, इंडिविजुअल की बर्थ होगी, इंडिविजुअल का डेथ होगा, इंडिविजुअल का सेक्स होगा, लेकिन बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी ये सब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक नहीं। तो ये असर्शन एकदम सही दिया हुआ है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर एक्सप्रेस्ड एज पर कैपिटा, तो पर कैपिटा का मतलब पर हेड, पर इंडिविजुअल कितना है, पर इंडिविजुअल। Birth rate and death rate are expressed as per capita change in number of individuals in a population। तो ये यहाँ पर रीज़न भी सही दिया हुआ है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पॉपुलेशन की, और ये यहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट पर कैपिटा किसमें, पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं। तो ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है कि क्यों ये पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक हैं। तो असर्शन भी सही हुआ, रीज़न भी सही है और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर होगा यहाँ पर 93rd का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, पेज नंबर है ये 191। 94, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नेचर को देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, तो इंकरेजेस आस्किंग बोथ मैकेनिज्म बेस्ड एंड सिग्निफिकेंस बेस्ड। तो ये सही है। मैकेनिज्म मतलब हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड सिग्निफिकेंस मतलब वाई टाइप, हाउ डज बर्ड सिंग्स, वाई बर्ड सिंग्स। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, तो ये सही है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में ये दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। इज लिमिटेड टू लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ओनली, गलत हो गया। हेल्प्स अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सही है। कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में इससे हेल्प मिलेगी। अवॉइड्स एवोल्यूशनरी एक्सप्लेनेशन, ये गलत हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। 94 का करेक्ट आंसर है थर्ड। Now we move to next question, question number 95, पेज नंबर है इसका एनसीईआरटी 2 190 191। Now question number 95, age pyramid shape indicates whether a population is growing, stable or declining। तो ग्रोइंग में यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव जब रिप्रोडक्टिव के बराबर होता है, इसका शेप आएगा ट्राइंगल शेप। यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और ये ऊपर जाकर के पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो ये प्री और ये रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव अगर ज़्यादा है रिप्रोडक्टिव से पॉपुलेशंस में, तो फिर ये ट्राइंगल, ये एक्सपेंडिंग। और अगर प्री रिप्रोडक्टिव के बराबर ही है तो फिर ये बेल शेप्ड। यहाँ पर ये प्री रिप्रोडक्टिव, ये रिप्रोडक्टिव, तो ये शेप जो होगा ये बेल शेप्ड, और ये स्टेबल पॉपुलेशन। और लास्ट में यहाँ पर डिक्लाइनिंग, तो डिक्लाइनिंग में प्री वाला जो होगा वो कम होगा, रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, और इसके बाद फिर ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पर शेप जो होगा वो अन शेप, सुराही के आकार का या कलश के आकार का अन शेप, और ये डिक्लाइनिंग।
तो ये सही दिया हुआ है, एज पिरामिड इंडिकेट्स एज डिस्ट्रीब्यूशन शोज द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन ए कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी नहीं, ये किसके हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, मेल और फीमेल्स का पॉपुलेशन साइज यहाँ पर शो किया जाता है, परसेंटेज शो किया जाता है। प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितने हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितने हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कितने हैं। तो कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ इस डिफरेंट स्पीसीज। कम्युनिटी जो बनती है वो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का ग्रुप से बनेगी। तो यहाँ पे ये कम्युनिटी गलत यूज किया गया है, पॉपुलेशन होना चाहिए था। तो असर्शन सही है बट रीजन गलत है। आंसर विल बी थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर इसका एनसीईआरटी 2 191 से। Now question number 96. A population of 50 rabbits lives in a field. During 1 year, 15 new rabbits are born. What is the birth rate? तो बर्थ रेट निकालने के लिए यहाँ पर चेंज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो ये आएगा बर्थ रेट पर कैपिटा। तो चेंज कितना है 15 का, और इनिशियल कितना था 50, तो ये हो जाएगा 1.3। तो 0.3 रैबिट्स पर हेड पर ईयर। आंसर होगा सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 192 से। नाउ क्वेश्चन नंबर 97। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। टोटल नंबर, बायोमास और परसेंट कवर, ऑप्टिकल डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये सब पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट करने के लिए। एब्सोल्यूट नंबर जो है ये मोस्ट रिलायबल मेथड, बट हर बार एब्सोल्यूट नंबर काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है या फिर ज़रूरी नहीं होता है। तो टोटल नंबर ये किसके लिए यूज़ किया जाएगा, ये 200 पार्थेनियम प्लांट्स के लिए, कैरेट ग्रास, पार्थेनियम स्ट्रोफोरस। बायोमास और परसेंट कवर ये किसके लिए, लार्ज ट्री विद वाइड कैनोपी। ऑप्टिकल डेंसिटी ये बैक्टीरियल कल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, लिक्विड कल्चर के लिए। पेट्री डिश में अगर देखना होगा तो वहाँ पर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स काउंट की जाती हैं। तो ये हो गया सेकंड। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इनडायरेक्ट मेथड, फिश कॉट पर ट्रैप में कितने फिश कॉट हुई हैं उनको कंपेयर करके। तो ए का हो जाएगा थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। Now we move to next question. Question number 98. पेज नंबर है इसका 192। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व dn अपॉन dt इक्वेशन इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। पॉपुलेशन साइज जो है यहाँ पर इंक्रीज करेगा विथ टाइम, और ये एस शेप्ड मैनर में। और ये चूँकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इस वजह से ये मैक्सिमम पहुंचने के बाद फिर ये उसको सुपरसीड नहीं करेगा। तो ये शेप होगा एस शेप्ड। 98 is third. Now we move to next question. Question number 99. In a fish tank there are 80 fish. During 1 month 8 fish die. What is the death rate? In a fish tank there are 80 fish and in 1 month 8 fish dies. तो डेथ रेट 8 अपॉन 80, चेंज अपॉन इनिशियल, तो ये आएगा 1/10 इक्वल्स टू 0.1। 99 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। Which of the given pyramids represent the variation in biomass at different trophic levels in pond ecosystem? वैसे पिरामिड ऑफ एनर्जी हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी तो ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास ये भी यूजुअली अपराइट।
बट इनके कुछ एक्सेप्शंस। तो बायोमास का एक्सेप्शन कहाँ पर? एक्वेटिक इकोसिस्टम में, लेक में, पॉन्ड में, ओशन में। तो यहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होंगे उनका नंबर कम होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर से जू प्लैंक्टन्स, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पर फीड करेंगे, इनका बायोमास ज़्यादा होगा। इनका बायोमास सबसे कम, फाइटोप्लैंक्टन्स। तो बायोमास यहाँ पर सबसे कम है। जू प्लैंक्टन्स का बायोमास ज़्यादा है। और इस पे जो स्मॉल फिशेस फीड करेंगी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो हैं, इनका बायोमास और ज़्यादा। और स्मॉल फिश पे जो लार्ज फिश फीड करेंगी, टर्शरी कंज्यूमर, उनका बायोमास और भी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो पिरामिड आएगा वो इन्वर्टेड। तो करेक्ट आंसर होगा 100 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 212 से ये फ्रेम किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन। टाइगर सेंसस के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो ये इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है बाय काउंटिंग द पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। बैनियन ट्री इन कम्युनिटी, बैनियन ट्री में बायोमास और परसेंट कवर। कैरेट ग्रास प्लांट, इनकी डायरेक्ट काउंटिंग की जाएगी। फिश पॉपुलेशन इन लेक, तो ये यहाँ पर कैच पर यूनिट एफर्ट, रिलेटिव डेंसिटी मेथड। करेक्ट आंसर होगा ए का सेकंड, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ। आंसर विल बी 4, 101। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 102। In a newly colonized habitat, which factor is likely to contribute most to population growth initially? In a newly colonized habitat, तो नेचुरल कंडीशंस में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर बर्थ और डेथ, natality and mortality, total number of births and total number of death in a population in a given time, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। बट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे अगर न्यूली पॉपुलेटेड, न्यूली कॉलोनाइज्ड हैबिटेट है, तो वहाँ पर जो इमिग्रेंट्स होंगे, इमिग्रेशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, क्योंकि वहाँ पर अभी पॉपुलेशन बस रही है। तो जो सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल्स बाहर से आ जाते हैं इस ओरिजिनल पॉपुलेशन में, तो इसी को बोला जाएगा इमिग्रेशन। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, इमिग्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2 193। द फेजेस इन लॉजिस्टिक ग्रोथ आर, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो फेजेस होंगे वो कौन कौन से? यहाँ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ में फेजेस लैग फेज, फिर लॉग फेज, फिर डेसेलरेशन फेज और फिर ये स्टेशनरी फेज, जब ये कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? नेचर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उस स्पीसीज के सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज में क्या क्या इंक्लूडेड है? स्पेस एंड फूड। तो यहाँ पर ये पॉपुलेशन साइज, ये यहाँ पर टाइम, ये यहाँ पर लैग फेज, ये लॉग फेज और ये डेसेलरेशन और ये स्टेशनरी फेज। तो लैग, एसेलरेशन, लॉग फेज को ही बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फेज। यहाँ पर बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। तो लैग, एसेलरेशन, डेसेलरेशन एंड एसिम्पटोट। 103 is second. NCERT 2 194. Now question number 104. Organisms producing a large number of small sized offspring usually show lower parental care. Producing a large number of small sized, मतलब ये आर सेलेक्टेड स्पीसीज की बात हो रही है। तो इस usually show lower parental care in comparison to
जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस में जो इंडिविजुअल्स बॉर्न होते हैं वो नंबर में कम होंगे, लेस इन नंबर बट लार्जर साइज के होंगे। तो यहाँ पर पेरेंटल केयर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, लार्जर साइज, मोर पेरेंटल केयर। तो ये रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजीज हैं जो ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए। तो ये आर सेलेक्टेड, ये वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं के सेलेक्टेड। ये जो होते हैं ये हॉस्टाइल कंडीशंस में होंगे, अनफेवरेबल कंडीशंस में होंगे। तो ये सही दिया हुआ है स्टेटमेंट। प्रोड्यूसिंग मेनी ऑफस्प्रिंग इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट ए फ्यू विल सर्वाइव इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट। तो ये आर सेलेक्टेड जो है वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में है तो इस वजह से कुछ इंडिविजुअल्स तो उनके सर्वाइव कर ही जाएंगे जब ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। आंसर होगा यहाँ पर 104 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, पेज नंबर 194 और 195 से। सम प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग्स जैसे ऑयस्टर्स, पेलाजिक फिशेस, while other birds, mammals, तो ये स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ शोज विच पैटर्न। तो अगर अनलिमिटेड है तो यहाँ पर ये जो ग्रोथ पैटर्न होगा ये जे शेप, पॉपुलेशन साइज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग जब तक कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड अवेलेबल हैं। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिक्लाइनिंग ग्रोथ। तो ग्रोथ ये है एक्सपोनेंशियल। आंसर इज थर्ड, जे शेप होगी। एनसीईआरटी 2 पेज नंबर 194। Now question number 106, the female mosquito is not considered a parasite because female mosquito not considered a parasite. It feeds only on plants. The female mosquito only temporarily feeds on blood for reproduction. तो ये सही है। यहाँ पर ये जो होस्ट है वो दो चीज़ें प्रोवाइड करता है, या तो फ्री लॉजिंग प्रोवाइड कर रहा है, निवास स्थान, रहने के लिए जगह, या फिर फ्री मील, फ्री का खाना पैरासाइट को। तो इस कंडीशन में ना ही फ्री लॉजिंग मॉस्किटो ले रहा है, मॉस्किटो जो है वो कुछ समय के लिए बस ब्लड सक करने के लिए ह्यूमन बॉडी पर आता है। तो लाइफ साइकिल का कुछ टाइम या तो स्पेंड करे पैरासाइट होने के लिए, या तो टाइम पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, या फिर टोटल लाइफ साइकिल ही उसकी होस्ट के अंदर हो या बाहर हो रही हो, तब इसे बोलते हैं पैरासाइट। लेकिन मॉस्किटो इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये एक तो ये क्राइटेरिया है इसका। दूसरा, ये फ्री मील नहीं ले रहा है। ये जो ब्लड लेता है इसका यूज़, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं वो अपने एग के डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के पर्पज से लेता है सिर्फ। तो इसलिए इसको हम लोग पैरासाइट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। पैरासाइट की एग्जांपल्स क्या हुए, तो लाइस ऑन ह्यूमंस, ह्यूमन के केस में जो लाइस हैं, जू हैं, या फिर टिक्स ऑन डॉग, ये एक्टो पैरासाइट के एग्जांपल्स हैं जो बॉडी के बाहर हैं। तो आंसर होगा इसका 106 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 107, इन लॉजिस्टिक ग्रोथ द पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज डाउन ड्यू टू। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में एस शेप कर्व है, ये हम लोगों को पता है, और ये आगे चल करके धीमा हो जाता है, प्लेट ऑलमोस्ट एसिम्प्टोट पे पहुंच जाता है, k इज इक्वल टू n। तो यहाँ पर अनलिमिटेड फूड, एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर्स, कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये कंडीशन जो होती है पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँचती है, उसको ओवर सीड नहीं करेगी। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न है यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज।
किसी भी स्पीसीज के लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, स्पेस कंस्टेंट है, फूड कंस्टेंट है, तो इस वजह से आंसर होगा इसका 107 का थर्ड। NCERT 2 पेज नंबर 195। नाउ क्वेश्चन नंबर 108। 108 में नो स्पीसीज कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन इन ए नेचुरल हैबिटेट, even autotrophic plants depend on other species such as microbes and pollinators for survival। तो ये ठीक है, नो स्पीसीज कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन, आइसोलेटेड बिना इंटरेक्शन के सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन होगा, एबायोटिक एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्शन हो रहा होगा, इसी को हम लोग इकोलॉजी में स्टडी करते हैं, तो ये सही है। इवन ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर स्पीसीज, जो खुद का भोजन बना भी लेते हैं वो भी दूसरे स्पीसीज पर डिपेंडेंट हैं, जैसे माइक्रोब्स एंड पॉलिनेटर फॉर सर्वाइवल। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, विल बी द आंसर। आंसर होगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, ये पेज नंबर है इसका 196। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्रेडेशन हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, एकदम सही है। प्रेडेटर्स जो हैं ये कंड्यूट का काम करते हैं, कंड्यूट मतलब चैनल एनर्जी ट्रांसफर का। फिर ये प्रे की पॉपुलेशन को भी अंडर कंट्रोल रखते हैं, प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, प्रेडेट करते हैं इनको अंडर कंट्रोल। इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं बाय रिड्यूसिंग इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, और ये प्रूडेंट होते हैं, वाइज होते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं प्रे को। तो ये हो गया प्रेडेटर का रोल। तो हेल्प्स इन एनर्जी ट्रांसफर सही है। हर्बीवोर्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर्स, तो ये डिफरेंट नहीं है। हर्बीवोर्स भी इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बर्ड भी सीड पे, प्लांट्स पे क्या कर रही है? प्रेडेट। तो ये गलत हो गया। इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर्स प्रे पॉपुलेशन में इंक्रीज एक्सेसिवली, अगर प्रेडेटर्स हटा दिए जाएंगे तो प्रे पॉपुलेशन जो है वो एक्सेसिवली इंक्रीज करेगी, ये ठीक है, और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी जो होगी वो खतरे में पड़ेगी। प्रेडेटर्स हैव नो रोल इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, तो ये बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं और इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो नो रोल यहाँ पर गलत है। 1 and 3 इज करेक्ट। आंसर होगा फोर्थ 109 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स इंटरफेरेंस कंपटीशन? तो इंटरफेरेंस कंपटीशन का मतलब यहाँ पर जो सुपीरियर स्पीसीज है, डोमिनेटिंग स्पीसीज है, वो अगर दूसरे स्पीसीज की फीडिंग एफिशिएंसी को कम कर दे, उसकी प्रेजेंस में दूसरी स्पीसीज की फीडिंग एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाए। जैसे अगर लॉइन प्रेजेंट है तो ग्रास अबंडेंट होने के बाद भी, रिसोर्सेज अबंडेंट होने के बाद भी गोट्स जो होंगी वो उनकी फीडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये एग्जांपल यहाँ पे, वन स्पीसीज रिड्यूसेस द फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ अनदर इवन व्हेन रिसोर्सेज आर अबंडेंट, पर्याप्त मात्रा में होने के बावजूद भी यहाँ पर इसको बोला जाएगा इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो 110 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। NCERT 2 199। नाउ क्वेश्चन नंबर 111। Why has natural selection not led to the evolution of completely harmless parasite? तो completely harmless अगर होता तो ये पैरासाइट का जो पैरासिटिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है, इसमें प्रेडेटर का फायदा और प्रे का नुकसान, तो ये नेचर ने ही इसको इस तरह से बनाया हुआ है। अगर ये हार्मलेस हो जाएगा तो फिर ये पैरासाइटिक टाइप का इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा। तो बिकॉज पैरासाइट ऑलवेज किल देयर होस्ट इमीडिएटली, गलत। बिकॉज पैरासाइट ऑलवेज डिपेंड ऑन हार्मिंग द होस्ट, तो ऑलवेज नहीं है ये। बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन फेवर्स पैरासाइट दैट मैक्सिमाइज देयर ओन रिप्रोडक्शन इवन इफ सम हार्म इज कॉज टू द होस्ट, बिकॉज होस्ट डू नॉट इवॉल्व डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये सब यहाँ पर ये 2, 3, 4 गलत हैं।
तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। NCERT 2 पेज नंबर 200। Which of the following statements are incorrect? Biological control in agriculture is based on predator-prey relationship। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स मतलब जिसमें या तो माइक्रोब्स को या फिर किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को जो हायर लेवल पर होगा उसको इंट्रोड्यूस करके जो हमारे पेस्ट हैं इनको प्रेडेट करेंगे। ये तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप पर बेस्ड है ये, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटोज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है। यहाँ पर एफिड्स, बीटल्स जो होते हैं एफिड्स को कंज्यूम करेंगे, प्रेडेट करेंगे। या फिर माइक्रोबियल बायो कंट्रोल मेथड्स में बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, बैक्यूलोवायरस या फंजाई में ट्राइकोडर्मा। तो ये सब जो एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं बायो कंट्रोल मेथड्स, ये प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप पर। प्रिकली पियर कैक्टस स्प्रेड रैपिडली इन ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर। तो प्रिकली पियर कैक्टस एक्सोटिक स्पीसीज थी, एलियन स्पीसीज थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और वहाँ पर इसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। तो ये इस वजह से वहाँ पर जब इंट्रोड्यूस की गई थी तो रैपिडली स्प्रेड की थी। तो ये सही है। मॉथ वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल प्रिकली पियर कैक्टस, ये भी सही है। फिर मॉथ जो इसका नेचुरल प्रेडेटर था उसे ला करके जब इंट्रोड्यूस किया गया ऑस्ट्रेलिया में तब इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाई थी। प्रेडेटर्स डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी इन ऑल इकोसिस्टम। तो ये डिक्रीज नहीं, ये इसको इंक्रीज करेंगे या मेंटेन रखेंगे इसको। दे मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है ये। और जितना बायोडाइवर्सिटी रिच होगा वो उतना स्टेबल इकोसिस्टम होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1, 2 एंड 3 ओनली इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट यहाँ पर ओनली फोर्थ। 112 is second. Now we move to next question. NCERT 2 page number 198. Now question number 113. Which situation is an example of competitive release? तो competitive release में जैसे कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बार्निकल वाला, बैलेनस, ये डोमिनेट करता है कैथेमेलस को। अगर डोमिनेटिंग स्पीसीज को यहाँ से हटा दिया जाए तो जो कैथेमेलस है इसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कंपटीशन जो था वो ख़त्म हो गया। डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज विल इंक्रीज। तो ये कहलाएगा यहाँ पे कम्पिटिटिव रिलीज। तो टू स्पीसीज इवॉल्व डिफरेंट फीडिंग टाइम्स टू को एग्जिस्ट, ये यहाँ पर हो जाएगा रिसोर्स पार्टीशनिंग। स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग, ये भी गलत है। ये एबिंगटन टार्टवाइज और गोट का एग्जाम्पल है। स्पीसीज एक्सपेंड्स इज जोग्राफिकल रेंज, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज या जोग्राफिकल रेंज इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ कंपीटिंग स्पीसीज। प्रेडेटर एलिमिनेट्स स्प्रे, गलत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ 113 का थर्ड। NCERT 2 192 199। क्वेश्चन नंबर 114। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में यहाँ पर प्लस प्लस टाइप का इंट्रैक्शन, बोथ स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम इंट्रैक्शन, तो ये यहाँ पर ए का फोर्थ। फिर कोएवोल्यूशन, कोएवोल्यूशन हमें ऑब्लिगेट टाइप के रिलेशनशिप में, जैसे ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीसीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे साथ साथ। तो एवोल्यूशन ऑफ क्लोजली इंटरेक्टिंग स्पीसीज इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, तो ये हो गया कोएवोल्यूशन। नेक्टर रॉबर्स, अगर प्लांट से रिवॉर्ड ले लिया जाए, नेक्टर ले लिया जाए और उसका काम ना किया जाए, पॉलिनेशन ना किया जाए, तो ये हो गया नेक्टर रॉबर्स। सीड डिस्पर्जल, प्लांट सीड डिस्पर्जल
के लिए प्लांट्स ऑफर करते हैं फ्रूट्स टू एनिमल्स। तो डी का थर्ड आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। 114। नाउ क्वेश्चन नंबर 115। Which of the following best explains why the relationship between cattle and cattle aggregate is considered commensalism? तो commensalism is a plus जीरो टाइप इंटरेक्शन। एक स्पीसीज का फायदा दूसरे का ना फायदा ना नुकसान। तो इसमें फायदा किसका होता है? कैटल एग्रेट बर्ड्स का। और किसका ना नुकसान ना फायदा? तो ये कैटल का। कैटल्स यहाँ पर घास चरती हैं तो वहाँ पर वो इंसेक्ट्स जो मिट्टी में दबे होते हैं वो बाहर निकल आते हैं उनके घास चरने की वजह से या उनके खुर की वजह से। और जो बर्ड्स होती हैं कैटल एग्रेट वो उनका फायदा हो जाता है। तो ये कमेंसलिज्म टाइप का। एग्रेट बेनिफिट्स वाइल कैटल इज नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। 115 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116। Which of the following pair represents a commensalism relationship? Commensalism again plus जीरो टाइप ऑफ रिलेशनशिप। एडेम्सिया सी एनिमोन ये सेम ऑर्गेनिज्म का ही नाम है, एडेम्सिया एंड सी एनिमोन। तो ये गलत हो गया। टाइगर एंड डियर ये इसके टाइगर प्रेडेटर है और ये प्रे, तो प्रेडेटर प्रे वाला रिलेशनशिप हो गया ये। प्रेडेटर का फायदा है प्रे का नुकसान, तो प्लस माइनस टाइप इंटरेक्शन हुआ। कैटल इग्रेट एंड कैटल अभी हम लोगों ने देखा था ये प्लस जीरो टाइप का इंटरेक्शन है। टेपवर्म ये पैरासाइट है, ह्यूमन होस्ट है, तो ह्यूमन का नुकसान है और इसका फायदा है, तो प्लस माइनस टाइप का इंटरेक्शन। आंसर होगा 116 का थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 117। Lichens represent a mutualistic relationship between a fungus and a photosynthesizing alga or cyanobacterium। तो लाइकेन जो है ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, प्लस प्लस टाइप का इंटरेक्शन है। सही है। किसके बीच में होता है? फंगस। फंगल पार्टनर को बोलते हैं माइकोबायंट। और यहाँ पर जो एल्गल पार्टनर है इसको बोला जाता है फाइकोबायंट। तो ये एल्गी हो सकता है या फिर साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ये सही है। In lichens, the fungus provides shelter and absorb nutrients while the alga prepares food by photosynthesis। तो ये ठीक है। लाइकेंस में फंगस जो है इसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। फंगल पार्टनर जो है एक्चुअली ये मॉर्फोलॉजिकली डोमिनेंट पार्टनर है। और एल्गा जो है ये प्रिपेयर्स फूड, तो फंजाई इसको शेल्टर भी प्रोवाइड करेगा, वाटर और मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगा। जबकि एल्गी इसको फूड प्रोवाइड करेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। 117 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 118। मैच द फॉलोइंग कॉलम। 118 में फिग ट्री एंड वास्प, तो ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है, कोएवोल्यूशन का भी एग्जाम्पल है। तो ट्रांसफर pollen during pseudocopulation and shows sexual deceit tight 1-to-1 relationship। तो ये टाइट 1-to-1 रिलेशनशिप दिखाता है। फिग ट्री स्पेशल जो होगा वो स्पेशल फिग वॉस्प स्पीसीज से ही पॉलिनेट होगा। फीमेल फिग वॉस्प तो ये ओवी पोजिशन के लिए इसको यूज करती है, यूज फ्रूट एज ओवी पोजिशन साइट, और लार्वा को इसमें सीड्स भी मिलते हैं। फिर ऑर्किड ऑफरेस, तो मेडिटेरेनियन ऑर्किड जो ऑफरेस है ये सेक्सुअल डिसीट यूज करता है। रिवार्ड्स ऑफर नहीं करेगा, सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पर इसके जो पेटल्स हैं वो फीमेल बी से रिजेंबल करते हैं। मार्किंग्स में, साइज में
और कलर पैटर्न में। तो मेल बी जो होगा वो यहाँ पर आकर के सूडो कपलेट करेगा, और मेल बी जब सूडो कपलेट करता है तो ट्रांसफर में हेल्प करता है पॉलन ग्रेन्स के। तो ए इज सेकेंड, बी इज फर्स्ट, सी इज 3 एंड डी इज 4। 118 का करेक्ट आंसर होगा 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 119 NCERT 2 पेज नंबर 202। Which of the following statement best explains why ecologists divide the biosphere into terrestrial and aquatic ecosystem? तो बायोस्फीयर, तो अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखा जाए तो बायोलॉजिकल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है मैक्रोमोलिक्यूल से। मैक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, इसके बाद यहाँ पर सेल्स, सेल्स के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद फिर ऑर्गन, ऑर्गन के बाद फिर यहाँ पर शुरू होते हैं इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म से फिर हायर लेवल है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। फिर इसके बाद ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का कलेक्शन, और कम्युनिटी के बाद फिर यहाँ पर आता है ये इकोसिस्टम, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहाँ पर हम लोग इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद फिर है बायोम, और बायोम से भी बड़ा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब जो अर्थ का इनहेबिटेबल पार्ट है, इसमें हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या हो गया? ये सबसे बड़ा इकोसिस्टम, ग्लोबल इकोसिस्टम हो गया। तो इस पूरे को स्टडी करना एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक किया गया है। और टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम दो मेजर डिविजन्स। तो ये सही है, बिकॉज द बायोस्फीयर इज टू लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एज ए सिंगल यूनिट। तो करेक्ट आंसर होगा 119 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 NCERT 2 पेज नंबर 205। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। तो ये सही है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्पीसीज का इकोसिस्टम में ये स्ट्रैटिफिकेशन कहलाता है। और स्ट्रैटिफिकेशन जो होगा, ये हर्ब्स, जो बहुत छोटे पौधे हैं, इनसे जो बड़े झाड़ी नुमा होते हैं इनको श्रब, और श्रब के बाद फिर ट्रीज, और ट्रीज में भी मीडियम, स्मॉल साइज ट्रीज, फिर मीडियम साइज ट्रीज, फिर लार्ज साइज ट्रीज, लार्ज में भी फिर कैनोपी ट्रीज, जो सारे लार्ज ट्रीज होंगे वो एक कैनोपी छतरी की तरह होंगे, और इसके बाद फिर इसमें इमर्जेंट ट्रीज। तो ये डिफरेंट लेवल पर, और ये किस लिए होता है स्ट्रैटिफिकेशन? फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये कंपटीशन को भी कम करता है, टू रिड्यूस कंपटीशन। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये सही है। इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम ट्रीज ऑक्युपाई द बॉटम लेयर, श्रब्स द मिडिल लेयर एंड हर्ब्स एंड ग्रासेस द टॉप लेयर। इनफैक्ट ये उल्टा है, हर्ब्स एंड ग्रासेस ये बॉटम लेयर पर होंगे, श्रब्स मिडिल लेयर में होंगे, और ट्रीज जो होते हैं ये टॉप लेयर में। तो ये गलत दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 सही है, बट स्टेटमेंट 2 यहाँ पर फॉल्स। तो 120 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 121 NCERT 2 206। Assertion: a pond ecosystem is considered a self-sustainable unit. Pond exhibits productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling. तो पॉन्ड इकोसिस्टम ये सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है, सही है। यहाँ पर वो सारे फंक्शंस देखने को मिलेंगे और ये सेल्फ सस्टेनेबल है। पॉन्ड एग्जिबिट्स प्रोडक्टिविटी, तो ये एक यूनिट के फॉर्म में फंक्शन करते हैं। अगर इनके फंक्शंस देखे जाएं तो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये सारे यहाँ पर इनके फंक्शंस हैं। इसी वजह से ये सेल्फ सस्टेनेबल भी है। तो both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। 121 का फर्स्ट,
Now we move to next question 122. NCERT 206. Decomposers in a pond ecosystem. तो पॉन्ड इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई और कुछ फ्लैजिलेट्स भी। तो 122 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। NCERT 2 पेज नंबर 206। Now question number 123. Interaction between biotic and abiotic components given ecosystem, its structure and non-function। तो गलत है ये, इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर भी होगा और ये फंक्शन एज ए फंक्शनल यूनिट भी काम करेगा। Enumeration and identification of species determine the species composition। तो स्पीसीज कंपोजिशन के लिए उनका एन्यूमरेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों ही जरूरी है, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट है। आंसर होगा फोर्थ 123। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 124। Regarding primary productivity, which of the following statements are correct? Production is the rate of biomass production। तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन नहीं, और यहाँ पर वैसे भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ना कि प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट में। प्रोडक्शन क्या है? टोटल बायोमास प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन एरिया पर यूनिट एरिया ओवर द टाइम। और इसी का रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन यहाँ पर गलत। जीपीपी इंक्लूड्स रेस्पिरेटरी लॉसेस, गलत। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। तो एनपीपी में यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉसेस इंक्लूड किए जाएंगे। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल टू हेट्रोट्रॉफ्स, ये सही है। नेक्स्ट कंज्यूमर लेवल पे ये अवेलेबल बायोमास होगा। तो थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट पूछा गया है, आंसर होगा थर्ड 124। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 125। NCERT 2 पेज नंबर 207। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR। प्रोड्यूसर्स क्या हैं? ये फिक्स करते हैं सोलर एनर्जी को। तो ये रेडिएशन एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स यहाँ पर जो हर्बीवोर्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स। कार्निवोर्स दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो करेक्ट आंसर हुआ ए इज सेकेंड, बी इज थर्ड, सी इज 1 एंड डी इज 4। 125 का 4। Now we move to next question, question number 126. NCERT 2 page number 207. Which of the following conditions will result in the slowest rate of decomposition? Slowest rate: warm temperature, high moisture, detritus rich in nitrogen. Cold temperature, anaerobic condition, detritus rich in lignin। तो यहाँ पर अगर वार्म है, मॉइस्ट कंडीशंस हैं, एरोबिक कंडीशन है, ये सब फेवरेबल होती हैं डिकम्पोजिशन के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है, एनारोबिक कंडीशन है, लिग्निन और काइटिन रिच है, तो यहाँ पर ये स्लो होगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। पूछा गया स्लोएस्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकंड। NCERT 2 207 and 208। Now next question, question number 127. Which of the following matching are correct? फ्रेगमेंटेशन इज, यहाँ पर ये डेट्रिटिवोर्स इसको फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये साइज में रिड्यूस करेंगे, स्मॉलर पार्टिकल्स बनाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सही है। लीचिंग जो होता है, ये वाटर सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अंडरग्राउंड में जा कर के प्रेसिपिटेट हो जाना एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, उसे बोलते हैं लीचिंग। तो ये भी सही है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। कैटाबॉलिज्म में ये यहाँ पर एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन,
और ये एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। बैक्टीरिया और फंजाई जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं उसकी वजह से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में जो बदलता है डेट्रिटस, उसी को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिफिकेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स गलत है। और ह्यूमस कैसा होता है, ये डार्क है, एमॉर्फस है, रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के लिए, रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन होता है, और उसके अलावा ये कोलॉइडल होता है जिसकी वजह से रिजर्वायर का काम करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1, 2 and 3 ओनली। आंसर विल बी फोर्थ, 127। नाउ क्वेश्चन नंबर 128, NCERT 207। 128, in the food chain, grass, grasshopper, frog, snake, eagle, the frog is। तो ग्रास यहाँ पर प्रोड्यूसर लेवल, ये T1, ग्रास हॉपर ये यहाँ पर हर्बीवोर्स, ये हो गया T2 ट्रॉफिक लेवल, और फ्रॉग होगा T3 ट्रॉफिक लेवल पे। तो ये T2 या प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। T3 लेवल पर जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और प्राइमरी कार्निवोर है। तो प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉग के लिए गलत होगा, प्रोड्यूसर गलत होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर सही है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर हो या फिर प्राइमरी कार्निवोर हो। 128 इज थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अर्थवर्म और डेट्रिटिवोर्स सही है, ये फ्रेगमेंटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, डेट्रिटस को स्मॉलर साइज पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। फ्रेगमेंटेशन इज डन बाय डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, तो ये डिकम्पोजर्स नहीं, डेट्रिटिवोर्स, बैक्टीरिया इसमें नहीं पार्टिसिपेट करेगा। बैक्टीरिया और फंजाई कैटाबॉलिज्म में, मिनरलाइजेशन में। कैटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, तो ये एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ये सही है। एक्स्ट्रा सेलुलर यहाँ पर होता है, ये ब्रेकडाउन एंजाइम्स के द्वारा। मिनरलाइजेशन रिलीजेस इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये भी सही है। तो 1, 3 and 4 आर करेक्ट पूछा गया है। आंसर विल बी थर्ड, 129। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 130, NCERT 2 पेज नंबर 207। ह्यूमस एक्ट्स एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स मेनली बिकॉज, तो ह्यूमस जो है वो डार्क है, अमॉर्फस है, कोलॉइडल है, रेजिस्टेंट, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन है, और ये रिजर्वायर का काम करता है क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीमली स्लो रेट पे डिकम्पोजिशन होगा, और ये कोलॉइडल सब्सटेंस है। तो इट इज डिकम्पोजेज रैपिडली गलत है। इट इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी गलत है। इट लैक्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गलत। इट इज कोलॉइडल एंड रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। 130 इज थर्ड, NCERT 2 पेज नंबर 208। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, मैच ऑर्गेनिज्म विद देयर इकोसिस्टम रोल। एल्गी यहाँ पर ये क्या है, ये एक्वाटिक प्रोड्यूसर्स। मोलस्क यहाँ पर हर्बीवोर्स। ए का सेकंड, बी इज थर्ड। मोलस्क यहाँ पर हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। इंसेक्ट यहाँ पर हो गया हर्बीवोर्स, और वुडी प्लांट्स ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी इज फर्स्ट एंड डी इज फोर्थ। आंसर होगा यहाँ पे 131 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 132, NCERT 2 पेज नंबर 209। 132, in a terrestrial ecosystem most of the energy flows through। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो GFC और DFC, ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन की शुरुआत होती है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जिसको डेट्रिटस बोलते हैं। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक इकोसिस्टम।
तो इस वजह से यहाँ पर मेन जो एनर्जी का फ्लो होगा वो डेट्रिटस फूड चेन से ही होता है। आंसर होगा 132 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 133 NCERT 2 पेज नंबर 209। 133 consider the following statements, energy decreases at each successive trophic level। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर में 10% एनर्जी का लॉस होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स रूल। और ये जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अकॉर्डिंग भी ये सही है। तो एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल, अबाउट 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ये भी सही है। एनर्जी इंक्रीजेज गलत है, ये डिक्रीज होती जाती है, इसी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स रिस्ट्रिक्टेड होंगे। ऑर्गेनिज्म एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स डिपेंड ऑन लोअर ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल का जो ऑर्गेनिज्म है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंडेंट है। हायर ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन लोअर ट्रॉफिक लेवल्स फॉर एनर्जी, तो ये सही है। 1, 2 एंड 4 करेक्ट पूछा गया है, 4 आर करेक्ट। 133 is first. Now we move to next question. NCERT 2 page number 211. The base of an ecological pyramid represent, base of an ecological pyramid, ये यहाँ पर क्या प्रोड्यूसर्स, और इसके बाद यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के बाद हार्बीवोर्स, या इनको बोला जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स, और ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर। तो बेस कौन रिप्रेजेंट करेगा, प्रोड्यूसर्स। 134 is third. Now we move to next question 135. Now question number 135, zooplankton belongs to which trophic level। तो zooplankton क्या है, ये एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म जो पैसिवली फ्लोट करते हैं, और ये फाइटोप्लैंक्टन्स पे डिपेंड है। फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट्स, फाइटो मीन्स प्लांट और प्लैंक्टन्स मतलब जो पैसिवली फ्लोट करते हैं प्लांट्स, तो ये प्रोड्यूसर लेवल पर हो गए। और ये जू प्लैंक्टन ये कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, और इनका लेवल क्या होगा, T2 सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो 135 का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my fellow partner Survi ma'am. Thank you so much. हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 135 तक आपके साथ डॉक्टर शैलेंद्र सर ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर पाई डायग्राम्स A, B एंड C रिलेटेड टू द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ मेजर टैक्सा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स रिस्पेक्टिवली। क्रिटिकली स्टडी एंड फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बेटा अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे अगर आपका पहला वाला जो चार्ट है वो पहला वाला चार्ट किसका है, इनवर्टिब्रेट्स का। तो इनवर्टिब्रेट्स में ये जो कॉलम छूटा हुआ है ये किसका है, मलस्का का। किसका है बेटा, मलस्का का। अगर दूसरे की बेटा बात करी जाए तो इधर ये सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्फीबियंस को, वर्टिब्रेट्स के चार्ट में। अगर तीसरे की बेटा बात करी जाए तो ये क्या है, फंजाई, और चौथा बेटा क्या है, एंजियोस्पर्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट मलस्का, सेकेंड एम्फीबियंस, थर्ड फंजाई एंड फोर्थ एंजियोस्पर्म। तो आंसर बेटा हमारा इसका क्या हो जाएगा, 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डज अ फ्रॉग कैरी आउट रिस्पायरेशन इन वाटर। तो वाटर में रिस्पायरेशन करने के लिए बेटा ये अपनी मॉइस्ट स्किन का इस्तेमाल करते हैं, और स्किन के थ्रू जब रिस्पायरेशन होता है तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। तो क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड। नेक्स्ट
द पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी इज जनरली अपराइट, तो बेटा अपराइट नहीं होता है, इन्वर्टेड होता है, ये एक्सेप्शन है बायोमास का। इन्वर्टेड क्यों होता है? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स का जो बायोमास होता है वो बड़ी मछलियों से क्या होता है, कम होता है। तो स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा था बायोमास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज लेस देन दैट ऑफ फिशेज एट अ गिवन टाइम, तो ये सही है। तो स्टेटमेंट पहला गलत है, दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 138 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के लिमिटेशन की अगर बेटा बात करी जाए तो ये सिंपल फूड चेन को फॉलो करता है, फूड वेब को फॉलो नहीं करता है। और जबकि नेचर में बेटा फूड चेन नहीं पाई जाती है, फूड वेब पाई जाती है। तो अगर यहाँ पे और दूसरा अगर इसकी लिमिटेशन की बात करी जाए तो एक स्पीशीज को हम एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे नहीं रख सकते एक टाइम पे। तीसरे लिमिटेशन की बात करी जाए, डिकम्पोजर्स जो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको कोई भी जगह इकोलॉजिकल पिरामिड में नहीं दी गई है। तो दे शो एनर्जी फ्लो, तो ये क्या शो करते हैं, एनर्जी फ्लो, गलत। दे रिप्रेजेंट बायोमास, गलत। ये तो क्या है, इसका लिमिटेशन नहीं है, ये तो इसके बेटा आपके क्या है कि इसके फायदे क्या है। दे डू नॉट एकोमोडेट फूड वेब, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई इकोलॉजिस्ट स्टडी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को स्टडी क्यों किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन, उसकी इंपॉर्टेंस और उसका रोल जो है इकोसिस्टम में, वो क्या रोल प्ले कर रहा है, किस हैबिटेट में रह रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसका नीश क्या है। तो उसको डिसाइड करने के लिए बेटा हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इसमें आपको क्या बताना है, करेक्ट बताना है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन विद इन अ स्पीशीज एट द जेनेटिक लेवल, सही है। सबसे छोटे जेनेटिक डाइवर्सिटी, उससे बड़ी स्पीशीज डाइवर्सिटी, और सबसे बड़ी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, सही है। और 1000 वेराइटीज होती हैं किसकी, मैंगो की। तो पहला सही है, दूसरा सही है। वेस्टर्न घाट हैव लोअर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट, बेटा ये स्पीशीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे वेस्टर्न घाट में लोअर नहीं होता है, हायर एम्फीबियन का रेट है ईस्टर्न घाट से, तो थर्ड वाला गलत हो गया। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रेफर्स टू डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, ये क्या है, सही है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी जिसमें आपका रॉ वुल्फिया, वोमिटोरिया, इन सब का एग्जाम्पल है, और वेस्टर्न घाट और इनका एग्जाम्पल है। उसके साथ साथ बेटा थर्ड क्या है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट सही कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई इंसेक्ट आर कंसिडर्ड द मोस्ट स्पीशीज रिच ग्रुप ऑन द वर्ल्ड। तो बेटा अर्थ पे सबसे ज्यादा स्पीशीज रिच क्यों है, क्योंकि ये हर टाइप के हैबिटेट में पाए जाते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो आपका एक्वेटिक हो, चाहे वो आपके हवा में उड़ रहे हो, तो हर तरह के इकोसिस्टम में या हर तरह के एनवायरमेंट में बेटा ये पाए जाते हैं। और हर तरह के एनवायरमेंट में रहने के लिए इनका जो मॉडिफिकेशन है, अडेप्टेबिलिटी है, वो भी क्या है, अलग अलग टाइप की है। तो इंसेक्ट हैव द लार्जेस्ट बॉडी साइज, गलत है। इंसेक्ट कैन सर्वाइव ओनली, नहीं, गलत है। मैंने बताया सब टाइप के हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। कह रहा है इंसेक्ट शो हाई अडेप्टेबिलिटी, सही है। एंड ऑक्यूपाइड डाइवर्स इकोलॉजिकल नीशेस, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज इज अनसर्टेन। अनसर्टेन बेटा क्यों है, क्योंकि अगर आप केवल कन्वेंशनल मेथड का अप्लाई करके, जो हम लोग कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी को चेक करने के लिए कन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप उसका इस्तेमाल करके प्रोकैरियोटिक नंबर निकालना चाहोगे तो वो खुद मिलियंस या बिलियंस में पहुंच जाएंगे। जबकि हमारी बायोडाइवर्सिटी खुद हम लोग क्या रेंज बताते हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन। तो यहाँ पे आप कन्वेंशनल मेथड नहीं लगा सकते हो, कन्वेंशनल मेथड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी बताएगा। तो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग मैनी माइक्रोबियल स्पीशीज, क्योंकि उनका खुद का नंबर मिलियंस या बिलियंस में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग अबाउट ग्लोबल डाइवर्सिटी, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004 अबाउट 1.5 मिलियन स्पीशीज हैव बीन डिस्कवर्ड
सो फार सही है। मोस्ट डिस्कवर्ड स्पीशीज आर एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन टेम्परेट रीजन, गलत है बेटा। ज्यादा किसमें पाई जाती है? ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा क्यों पाई जाती है? क्योंकि सनलाइट ज्यादा पहुंच रही है। सनलाइट ज्यादा पहुंच रही है तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। रॉबर्ट में एस्टिमेटेड ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी टू बी अराउंड 7 मिलियन, सही है। एक एक्सट्रीमेट क्या बताया था? 20 से 50 मिलियन का एक एक्सट्रीम एस्टिमेट बताया गया है कि भैया हाँ इतनी स्पीशीज आपकी प्रेजेंट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? सेकेंड। नेक्स्ट, मैचिंग इंडियाज लैंड एरिया कितना है बेटा? लैंड एरिया है 2.4%। कितना स्पीशीज डाइवर्सिटी कवर कर रहा है? 8.1%। इसीलिए 12 मेगा डाइवर्सिटी में इंडिया को इंक्लूड किया जाता है। रिकॉर्डेड प्लांट स्पीशीज इन इंडिया कितनी है बेटा? 45,000। और इसी का जस्ट डबल क्या है? आपकी एनिमल की स्पीशीज। परसेंटेज ऑफ स्पीशीज रिकॉर्डेड ग्लोबली में के अकॉर्डिंग कितना है? 22%। मतलब जो रॉबर्ट मे ने 7 मिलियन बताई थी उसमें से केवल 22% के बारे में ही हमें जानकारी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, if biochemical and molecular criteria are used to classify prokaryotes, what is most likely outcome? अगर आपने बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया ले लिया तो हर एक प्रोकैरियोट का मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल क्राइटेरिया क्या होता है? अलग अलग होता है। बैक्टीरिया, एक ही बैक्टीरिया, मैंने कहा चलो निमोनोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस की बात की जाए, उसके खुद के 2 टाइप के स्ट्रेन बन रहे हैं, रफ स्ट्रेन और स्मूथ स्ट्रेन। तो अब अगर उसका कल्चर कराएंगे आप तो मिलियंस या बिलियंस की स्पीशीज उसकी भी क्रिएट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो कह रहा है कि अगर आपने बायोकेमिकल या मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया से आपने प्रोकैरियोट को क्लासिफाई करना चाहा तो बेटा इससे क्या होगा? द एस्टिमेटेड डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट अलोन में इंक्रीज टू मिलियंस। जो जिस रेंज में हमारी खुद की बायोडाइवर्सिटी आती है उससे ज्यादा तो हमें प्रोकैरियोट्स देखने को मिल जाएंगे। Next, if the number of fungi species is greater than the combined total of fishes, amphibians, reptiles and mammals, what does this indicate about the biodiversity pattern? फंजाई का जो साइज है बेटा अगर देखा जाए तो मछली, एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल से क्या है? छोटा है। छोटा है मतलब वो माइक्रोब्स की कैटेगरी में आ रहा है, और अगर माइक्रोब्स की कैटेगरी में आ रहा है तो भैया इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोब्स हैं वो बेटा आपके ज्यादा नंबर में क्या है? प्रेजेंट है। तो वर्टिब्रेट्स डोमिनेट, गलत। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लोअर लाइफ फॉर्म्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? सही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो लोअर लाइफ फॉर्म है उन्होंने बेटा क्या किया है? बायोडाइवर्सिटी में ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है क्योंकि छोटे ऑर्गेनिज्म है, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास यहाँ पे मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। तो मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज की बेटा अगर बात करी जाए, लार्ज नंबर की एंडेमिक या डाइवर्स स्पीशीज होनी चाहिए। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि जो उसी एक नेचुरल हैबिटेट में जो स्पीशीज पाई जाए और कहीं ना पाई जाए उन्हीं को बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज। क्या बोला जाता है बच्चा? एंडेमिक स्पीशीज बोला जाता है। अनडिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज कितनी है इंडिया में? तो अनडिस्कवर्ड प्लांट स्पीशीज है मोर देन 1 लाख, और अनडिस्कवर्ड एनिमल स्पीशीज कितनी है? मोर देन 3 लाख। और टेक्सोनॉमिस्ट साइंटिस्ट हु आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई स्पीशीज। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अ स्टेबल कम्युनिटी। एक स्टेबल कम्युनिटी क्या होती है? जिसमें लेस टू आपको ईयर टू ईयर एक लेस वेरिएशन देखने को मिले। अगर ज्यादा वेरिएशन आ रहा है बायोमास में तो इसका मतलब वो आपकी कम्युनिटी स्टेबल नहीं है। शो लार्ज ईयरली वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। तो वेरिएशन हमने क्या बोला? प्रोडक्टिविटी में कम होना चाहिए। एक लिमिटेड वैल्यू में क्या होनी चाहिए? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए। बी हाईली सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस कम होना चाहिए। बी रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू डिस्टर्बेंस, बिल्कुल सही है। वो डिस्टर्बेंस से क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंट होना चाहिए। किसी भी टाइप के इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 149 का क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन वाई ट्रॉपिकल रीजन्स हैव हायर स्पीशीज डाइवर्सिटी देन टेम्परेट रीजन। तो सिंपल सा आपको एक ये याद रखना है कि ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर के पास होता है। इक्वेटर के पास होगा तो बेटा वहां पे आपको ज्यादा मोर सन सोलर एनर्जी आपको वहां पे देखने को मिलेगी। जितनी ज्यादा सोलर एनर्जी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, और जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल रीजन रिसीव लेस, तो लेस नहीं मोर होगा। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, सही है। टेम्परेट रीजन्स हैव मोर रेनफॉल, तो गलत है, ट्रॉपिकल में ज्यादा होता है। पोलर रीजन्स तो स्टेबल होते ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती है। इंक्रीजेज एज वी मूव फॉर, तो इंक्रीज नहीं करता है, डिक्रीज करता है। ट्रॉपिकल रीजन्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। तो असर्शन आपका गलत है, रीजन क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द अर्लियर इकोलॉजिस्ट कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज आर जनरली मोर स्टेबल। जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ज्यादा बेटा उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास, which of the following statement best represent the ecological concept of stability in relation to species diversity? ecosystem with fewer species show faster growth, गलत है। जिस इकोसिस्टम में ज्यादा स्पीशीज होगी उसकी ग्रोथ भी ज्यादा होगी। मोर स्पीशीज इन अ कम्युनिटी जनरली इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बेंस, बिल्कुल सही है। जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उस नेचर में बेटा प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्या होगा? डिस्टर्बेंस कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकेंड। द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप ऑफ स्पीशीज एरिया कर्व इंडिकेट्स दैट, तो S इक्वल्स टू CA की पावर Z, इसका ग्राफ क्या आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। और ये बताता है कि जो स्पीशीज रिचनेस है वो आपके एरिया बढ़ाते जाओगे, बढ़ती जाएगी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो स्पीशीज रिचनेस डिक्रीजेस विद एरिया, गलत। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस इनडेफिनेटली, ये भी गलत। स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस अप टू अ लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एक्सटेंट स्पीशीज लोकेशन। तो डोडो मॉरिशियस, क्वागा अफ्रीका, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सीकाउ रशिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो आंसर विल बी फोर्थ। अकॉर्डिंग टू द डेविड टिलमैन्स एक्सपेरिमेंट प्लॉट्स विथ मोर स्पीशीज शोड, जिसमें ज्यादा स्पीशीज थी उनमें ईयर टू ईयर बायोमास में कम वेरिएशन देखने को मिला था। नेक्स्ट, इन द रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस, रिवर्स प्रेजेंट स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। एरोप्लेन ने क्या रिप्रेजेंट किया था? एक पूरे इकोसिस्टम को, ठीक। पैसेंजर कौन थे? मान लो ह्यूमन। जितने भी रिवेट्स थे, ऑल रिवेट्स, वो क्या थी? स्पीशीज थी। और रिवेट्स ऑन विंग, रिवेट्स ऑन विंग, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा? की स्टोन स्पीशीज को। तो इसने क्या पूछा था? सारे रिवेट्स के बारे में, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जितनी भी स्पीशीज उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। ह्यूमन कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड लेड टू द एक्सटेंशन मेनली ऑफ, तो मेनली किसका एक्सटेंशन हुआ था बेटा? बर्ड्स का। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ सेकेंड। बाली टाइगर इंडोनेशिया में देखने को आपका मिलता था, एक्सटेंट हो चुका है। जवान टाइगर जावा आइलैंड में, और कैस्पियन टाइगर रीजन ऑफ नियर कैस्पियन। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इनटू लेक विक्टोरिया एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जाम्पल है, जो कि आपका ईविल क्वाड्रेंट में आता है, ठीक। एक्सटेंशन ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलेट फिश। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड। नेक्स्ट,
को एक्सटेंशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर, ये भी बेटा को एक्सटेंशन भी किस में आता है, 4 आपके इवल क्वाड्रेट में आता है। तो को एक्सटेंशन कब होगा, जब दो स्पीशीज आपस में ऑब्लिगेट रिलेशनशिप में बंधी हो। तो 2 स्पीशीज आर ऑब्लिगेटरी एसोसिएटेड, जैसे कि आपका फिग एंड वास्प, जैसे कि आपका मॉथ एंड यक्का, जैसे कि आपका लाइकेन, जैसे कि आपका माइकोराइजा। नेक्स्ट, द present sixth extension differs from previous mass extension mainly in terms of its rate। बिल्कुल सही बात है, अभी का जो सिक्स्थ एक्सटेंशन का जो रेट चल रहा है वो पिछले वाले रेट से 100 से 1000 गुना क्या है, तेजी से चल रहा है। द करेक्ट एक्सटेंशन रेट इज एस्टिमेटेड टू बी 10 टाइम्स फास्टर, तो 10 नहीं है बेटा, ये 100 से 1000 टाइम तेजी से चल रहा है। तो असर्शन सही है, रीजन क्या है, गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लीड टू इंक्रीज्ड प्लांट प्रोडक्शन एंड लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस। तो इंक्रीज्ड प्लांट प्रोडक्शन नहीं होगा, डिक्रीज्ड प्लांट प्रोडक्शन, क्योंकि प्लांट को भी जो मिनरल है वो भी तो बेटा और ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो 163 का करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ स्टेलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन, ये बेटा किसका एग्जाम्पल है, आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, ex-situ कंजर्वेशन इज मेनली अडॉप्टेड व्हेन, तो ex-situ कंजर्वेशन मेनली हमें कब देखने को मिलता है, जब कोई स्पीशीज बेटा आपकी एक्सटेंट एंड वाइल्ड होने की कगार पर हो, तो उसको बेटा क्या किया जाता है, ex-situ कंजर्वेशन में हम लोग कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट द मेन रीजन फॉर सेलेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फॉर कंजर्वेशन, तो बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड प्रायोरिटी बेस्ड प्रोटेक्शन, और यहाँ पे एंडेमिक रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इंडिया हैज लीगली प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन एज बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो ये बेटा क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है आपके इंडिया करेंटली हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व, सही है। 90 नेशनल पार्क है, सही है। 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एडवांसमेंट इन ex-situ कंजर्वेशन, ex-situ कंजर्वेशन में बेटा बात करी जा रही है, तो ex-situ कंजर्वेशन में नेशनल पार्क आपका नहीं आता, ये इन सिटू है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इन सिटू है, सैक्रेड ग्रूव्स भी इन सिटू है। क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स बेटा ये किसमें आता है, ex-situ कंजर्वेशन। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज इज IUCN, जिसमें आपका लीस्ट कंसर्न के बाद क्या आता है, आपकी थ्रेटेंड स्पीशीज, इसमें भी 3 है। सबसे पहले वल्नरेबल, उसके बाद बेटा आपका आएगा इंडेंजर्ड, उसके बाद बेटा आपका आएगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और उसके बाद एक्सटेंट इन वाइल्ड, और उसके बाद एक्सटेंट। नेक्स्ट है, स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड एज, तो हाई रिस्क है एक्सटेंशन का, तो उसको बेटा क्या बोला जाएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द विटिकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम प्लांटी, तो एल्गी आएगा, ब्रायो आएगा, एंजियोस्पर्म आएगा, जिम्नोस्पर्म आएगा, टेरिडोफाइट आएगा, लेकिन साइनोबैक्टीरिया नहीं आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लैटीहेलमिन्थिस, तो स्यूडोसिलोमेट नहीं होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। रेडियल सिमेट्री नहीं होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती है, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है।
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास अ लीफ सेड टू बी सिंपल व्हेन इट हैज मेनी लीफलेट्स, तो गलत है। लीफलेट्स का फॉर्मेशन कंपाउंड लीफ में होता है। इट्स लेमाइना इज इंटायर, या फिर तो इंटायर हो, या फिर तो अगर इंसीजन है तो वो मिड रिप को टच नहीं करना चाहिए। अगर इंसीजन ने मिड रिप को टच कर लिया तो वो नंबर ऑफ लीफलेट्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो वो कंपाउंड लीफ का फीचर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, द इंसीजन रीच अप टू मिड लिप, ये किसका है, कंपाउंड लीफ। अ बड इज प्रेजेंट इन एन एक्सेल, ये भी कंपाउंड लीफ। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड। द एंडोडर्मिस ऑफ द स्टेम इज ऑल्सो नोन एज द स्टार्च शीथ, बिकॉज उसमें बेटा स्टार्च ग्रेन्स का क्या होता है, डेपोजिशन होता है। नेक्स्ट, द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फोटो सिस्टम सेकेंड इज मेंटेन्ड बाय, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ द टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज, तो टोटल ग्रोथ किसी भी टाइम पर, तो उसको एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं पर यूनिट टाइम। लेकिन टोटल ग्रोथ इनिशियल के रिस्पेक्ट में, तो उसको रिलेटिव ग्रोथ बोलते हैं। नेक्स्ट, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन इज मेड अप ऑफ, तो एल्वेलाई में बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, कैपिलरीज में भी स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, लेकिन उसको एंडोथेलियम बोला जाता है, और बेसमेंट सब्सटेंस होता है बीच में। नेक्स्ट, क्लीस्टोकैमस फ्लावर्स आर ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेटेड, क्योंकि वो हमेशा बड स्टेज में होते हैं। बड स्टेज में होते हैं, कभी खुलते नहीं, एक्सपोज नहीं होते, तो उनका एंथर और उनका स्टिग्मा बहुत पास पास होता है, तो बेटा उसमें हमेशा ऑटोगैमी होती है, क्योंकि वो कभी भी ओपन नहीं होते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज करेक्ट, ऑल टाइप ऑफ पिल मस्ट बी टेकन, तो बेटा 21 दिन लगातार, 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन लगातार। और अगर वो सहेली पिल के बारे में पूछेगा तो वंस इन अ वीक पिल है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पिल्स प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय इनहिबिटिंग ओवुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड मेक सर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, सही है। पिल्स आर टेकन ओनली आफ्टर ओवुलेशन, गलत है। कॉम्बाइंड पिल्स हैव टू बी टेकन ओनली वंस अ मंथ, गलत है। 21 दिन तक लगातार, फिर 7 दिन का गैप, फिर 21 दिन तक लगातार। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द अमाइनो एसिड विथ इट्स आर ग्रुप, तो ग्लाइसिन में मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, H होता है। एलिनीन में हाइड्रोक्सिल मिथाइल नहीं होता है, मिथाइल होता है केवल। सेरीन में हाइड्रोक्सिल मिथाइल ग्रुप होता है, सही है, CH2OH। एलिनीन में आपका CH3 ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप आप लोग का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और लास्ट टाइम चल रहा है, कृपया करके अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद।